नमस्कार साथियों, यदि आपका लक्ष्य यूपीपीसीएस 2026 है और आप जीएस पेपर 3 में अधिकतम अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस जीएस पेपर 3 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के टॉपर स्टाइल उत्तर सीखेंगे। भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष के साथ बिल्कुल परीक्षा की मांग के अनुसार। यहाँ आपको केवल जानकारी नहीं बल्कि उत्तर लिखने की कला, आंसर राइटिंग अप्रोच भी मिलेगी, जिससे आपका उत्तर दूसरों से अलग दिखाई देगा। यदि आप प्रतिदिन ऐसे ही उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट्स के साथ अपनी तैयारी जारी रखते हैं, तो मुख्य परीक्षा में बेहतर स्कोर करना आपके लिए कहीं अधिक आसान हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, नोट्स बनाते चलें और यदि यह प्रयास आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको कहीं से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से तैयार करना होगा। चलिए अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न को 3 पार्टों में लिखेंगे, भूमिका, मुख्य भाग, उसके बाद निष्कर्ष के रूप में। अब हम भूमिका लिखेंगे। 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद वैश्वीकरण ने भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार, पूंजी, प्रौद्योगिकी एवं प्रतिस्पर्धा से जोड़ा। इससे औद्योगिक विकास को गति मिली, किंतु कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हुई। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पहले हम सकारात्मक प्रभाव देखें। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई में वृद्धि से विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार हुआ, नई तकनीक एवं आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों का प्रसार हुआ। अगला पॉइंट है, निर्यातोन्मुख उद्योगों, आईटी, ऑटोमोबाइल, फार्मा, वस्त्र का तीव्र विकास हुआ। रोजगार एवं कौशल विकास के नए अवसर बढ़े। और अगला पॉइंट देखेंगे, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भारत की भागीदारी बढ़ी। अब हम इसके नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। लघु एवं कुटीर उद्योगों पर विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ा, क्षेत्रीय एवं आय संबंधी असमानताएं बढ़ी, आयात निर्भरता तथा वैश्विक आर्थिक संकटों का प्रभाव अधिक हुआ, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं संसाधनों के दोहन की समस्या बढ़ी। अब हम सीधे निष्कर्ष लिखेंगे। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। वैश्वीकरण ने भारत के औद्योगिक विकास को नई दिशा दी है, परंतु इसका लाभ समावेशी एवं टिकाऊ बनाने हेतु मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, नवाचार, कौशल विकास तथा एमएसएमईएस को सशक्त करने पर विशेष बल देना आवश्यक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 के परिप्रेक्ष्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के
लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 का मसौदा। नीति आयोग ने ऊर्जा सुरक्षा, वहनीयता, सतत विकास तथा स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को ध्यान में रखकर तैयार किया। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। ऊर्जा मिश्रण में सौर, पवन, जल, बायोमास एवं अपशिष्ट से ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना। 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2022 का लक्ष्य। 100 गीगावाट और 60 गीगावाट पवन, 10 गीगावाट बायोमास तथा 5 गीगावाट लघु जल विद्युत का लक्ष्य रखा गया है। दीर्घकाल में 450 गीगावाट 2030 तक तथा वर्तमान राष्ट्रीय लक्ष्य 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता 2030 की दिशा में अग्रसर होना। अगला पॉइंट है कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता घटाकर पेरिस समझौते के लक्ष्यों की पूर्ति। ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत ऊर्जा, रूफटॉप सोलर पंप तथा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। ऊर्जा भंडारण, स्मार्ट ग्रिड, हरित हाइड्रोजन एवं विद्युत गतिशीलता को प्रोत्साहन। निजी निवेश, प्रतिस्पर्धी बाजार तथा अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 भारत को स्वच्छ, सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर करती है। नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की प्रभावी प्राप्ति से ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा नेट जीरो 2070 की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ आधार मिलेगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के प्रयासों पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। सतत विकास लक्ष्य SDGs संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाए गए 17 वैश्विक लक्ष्य हैं, जिनका उद्देश्य वर्ष 2030 तक गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। भारत ने इन्हें राष्ट्रीय विकास एजेंडा का अभिन्न भाग बनाया है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत के प्रमुख प्रयास देखें, क्या क्या प्रयास है। पहला पॉइंट है नीति आयोग को SDGs के समन्वय एवं निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। SDG इंडिया इंडेक्स के माध्यम से राज्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। अगला पॉइंट है गरीबी उन्मूलन, PM जन धन योजना, PM आवास योजना। स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत मिशन, इंद्रधनुष आदि। शिक्षा के क्षेत्र में समग्र शिक्षा अभियान, नई शिक्षा नीति 2020, स्वच्छता एवं जल, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन आदि। अब हम जलवायु एवं ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय सौर मिशन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, हरित हाइड्रोजन मिशन आदि। अगला पॉइंट देखेंगे महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ SDGs की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। सहकारी संघवाद, प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को सुदृढ़ कर भारत 2030 एजेंडा की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्नों पर चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है?
इसके उद्देश्य एवं प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना वर्ष 2017 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक समेकित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य कृषि उपज का मूल्य संवर्धन, खाद्य अपव्यय में कमी तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सबसे पहले हम उद्देश्य देखेंगे। कृषि एवं बागवानी उत्पादों का मूल्य संवर्धन, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना, किसानों को बेहतर बाजार एवं उचित मूल्य उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देना। अब हम प्रावधान देखेंगे, क्या क्या इसके प्रावधान हुए। पहला है मेगा फूड पार्क की स्थापना, एकीकृत कोल्ड चेन एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों का विकास, खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमता का विस्तार, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन हेतु अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करना। अगला पॉइंट है ऑपरेशन ग्रीन्स के माध्यम से टमाटर, प्याज, आलू तथा अन्य शीघ्र नष्ट होने वाली फसलों को सहायता देना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कृषि से उद्योग तक मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ बनाकर आत्मनिर्भर भारत, किसानों की आय दोगुनी करने तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय कृषि में तकनीकी मिशन का तात्पर्य क्या है, इसके उद्देश्यों की विवेचना करें। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। भारतीय कृषि में तकनीकी मिशन से आशय किसी विशिष्ट कृषि क्षेत्र या फसल के समग्र विकास हेतु प्रौद्योगिकी अनुसंधान, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन को एकीकृत करने वाली मिशन आधारित रणनीति से है, जैसे तिलहन, दलहन, बागवानी, कपास एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी तकनीकी मिशन। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। तकनीकी मिशन के प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना, उन्नत बीज, सिंचाई, मशीनीकरण एवं आधुनिक तकनीकों का प्रसार, किसानों की आय बढ़ाना तथा उत्पादन लागत कम करना। अगला पॉइंट है फसल विविधीकरण एवं मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन देना, प्रसंस्करण, भंडारण एवं शीत श्रृंखला का विकास, आयात निर्भरता कम कर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, विशेषकर तिलहन एवं दलहन, अनुसंधान संस्थानों, राज्य सरकारों एवं किसानों के बीच समन्वय स्थापित करना, कृषि निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता एवं खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। तकनीकी मिशन भारतीय कृषि को उत्पादन केंद्रित से मूल्य श्रृंखला आधारित कृषि की ओर ले जाने का प्रभावी माध्यम है। डिजिटल कृषि, नवाचार एवं जलवायु स्मार्ट तकनीकों के समावेश से यह किसानों की आय बढ़ाने तथा विकसित भारत 2047 के कृषि लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्नों पर चलते हैं। साइबर सुरक्षा विज्ञान क्या है, इसका महत्व बताइए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। साइबर सुरक्षा विज्ञान वह विज्ञान एवं तकनीक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल उपकरणों तथा सूचनाओं को अनधिकृत पहुंच, साइबर हमलों, डेटा चोरी एवं डिजिटल अपराधों से सुरक्षित रखा जाता है।
डिजिटल इंडिया के युग में इसका महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। साइबर सुरक्षा विज्ञान का महत्व देखेंगे। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा, बैंकिंग एवं महत्वपूर्ण अवसंरचना को साइबर हमलों से सुरक्षा। डेटा संरक्षण, नागरिकों एवं संस्थानों की गोपनीय एवं संवेदनशील जानकारी की रक्षा। अगला पॉइंट है आर्थिक सुरक्षा, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स एवं डिजिटल भुगतान में विश्वास बढ़ाना। अगला पॉइंट है सुशासन, ई गवर्नेंस, सेवाओं की सुरक्षा एवं निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है गोपनीयता का संरक्षण, व्यक्तिगत डेटा एवं निजता के अधिकार की रक्षा। अगला पॉइंट है डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, सुरक्षित साइबर वातावरण निवेश एवं नवाचार को प्रोत्साहित करता है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे साइबर अपराध नियंत्रण, हैकिंग, फिशिंग, रैनसमवेयर एवं पहचान की चोरी जैसी घटनाओं की रोकथाम। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं, क्योंकि हम प्रश्न के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट उत्तर दे रहे हैं जो आपको टॉपर्स स्टाइल में आंसर है। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आगामी मेंस लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। निष्कर्ष पर चलते हैं। डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा विज्ञान केवल तकनीकी आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिकों के डिजिटल अधिकारों की आधारशिला है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति एवं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जैसी पहलें भारत को सुरक्षित एवं सशक्त डिजिटल राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जिन क्षेत्रों में हो रहे हैं उनकी चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी वह विज्ञान है जिसमें जीवों, कोशिकाओं एवं जैव अणुओं का उपयोग कर मानव कल्याण हेतु उत्पाद एवं प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं। स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा पर्यावरण सहित अनेक क्षेत्रों में इसका व्यापक उपयोग हो रहा है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के प्रमुख अनुप्रयोग क्षेत्र। पहला है कृषि, उच्च उपज, सूखा एवं कीट प्रतिरोधी फसलें जैसे बीटी, कपास, जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशक आदि। अब हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैक्सीन, इंसुलिन, जीन थेरेपी, स्टेम सेल उपचार तथा व्यक्तिगत चिकित्सा। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे पशुपालन एवं मत्स्य पालन, उन्नत नस्ल विकास, रोग प्रतिरोध एवं कृत्रिम गर्भाधान। अब हम उपयोग के बारे में एंजाइम, बायोप्लास्टिक, जैव ईंधन, इथेनॉल, बायोडीजल तथा किण्वन उद्योग। अब हम पर्यावरण संरक्षण के बारे में देखें बायोरिमेडिएशन, अपशिष्ट जल शोधन तथा प्रदूषण नियंत्रण। हम अगला पॉइंट देखेंगे फॉरेंसिक विज्ञान, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग द्वारा अपराध जांच एवं पितृत्व परीक्षण। अब हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में देखेंगे प्रोबायोटिक्स, पोषक संवर्धित खाद्य एवं खाद्य संरक्षण। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर भारत, खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीएस की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैव सुरक्षा एवं नैतिक मानकों का पालन करते हुए इसके जिम्मेदार उपयोग से समावेशी एवं टिकाऊ विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है
वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की मुख्य धारा में आने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा करें। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। वामपंथी उग्रवाद सामाजिक आर्थिक विषमताओं, विकास के अभाव तथा प्रशासनिक उपेक्षा से उत्पन्न चुनौती है। केवल सुरक्षा आधारित दृष्टिकोण नहीं बल्कि सुधारात्मक एवं समावेशी रणनीतियां ही प्रभावित नागरिकों को मुख्य धारा से जोड़ सकती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। समावेशी विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली एवं डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार, रोजगार सृजन, कौशल विकास, स्वरोजगार, कृषि एवं वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है भूमि एवं वन अधिकार, वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा पेशा का प्रभावी क्रियान्वयन। अगला पॉइंट है पुनर्वास नीति, आत्मसमर्पण करने वालों को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण एवं सम्मानजनक पुनर्वास। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। सुशासन, पारदर्शी प्रशासन, त्वरित न्याय एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, जनजातीय सहभागिता, स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया एवं विकास योजनाओं में भागीदारी बनाना। एवं अगला पॉइंट है जन जागरूकता, शिक्षा, संवाद एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। समाधान, रणनीति, आकांक्षी जिला कार्यक्रम तथा जन केंद्रित विकास के समन्वय से वामपंथी उग्रवाद की वैचारिक पकड़ कमजोर होगी। सुरक्षा, सुशासन और सामाजिक आर्थिक न्याय का संतुलित मॉडल ही प्रभावित नागरिकों को अस्थायी रूप से विकास की मुख्य धारा में ला सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की राष्ट्रीय रक्षा परिषद पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे भारत की राष्ट्रीय रक्षा परिषद। राष्ट्रीय रक्षा परिषद नेशनल डिफेंस काउंसिल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा नीति से संबंधित एक उच्च स्तरीय सलाहकारी निकाय की अवधारणा है। इसका उद्देश्य रक्षा तैयारियों, सुरक्षा चुनौतियों तथा दीर्घकालिक रणनीति पर सरकार को मार्गदर्शन देना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा नीति के निर्माण में परामर्श प्रदान करना, तीनों सेनाओं थल, जल, वायु के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना, रक्षा आधुनिकीकरण एवं सैन्य क्षमता वृद्धि पर सुझाव देना। अगला पॉइंट है सीमाई सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा एवं उभरती चुनौतियों का मूल्यांकन करना। हम अगला पॉइंट देखेंगे रक्षा बजट संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा स्वदेशी रक्षा उत्पादन, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय संकट एवं युद्ध जैसी परिस्थितियों में सरकार को रणनीतिक सलाह देना, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बलों तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। वर्तमान वैश्विक एवं क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में राष्ट्रीय रक्षा परिषद जैसी संस्थागत व्यवस्था भारत की समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा, त्वरित निर्णय निर्माण तथा आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सुरक्षित भारत, सक्षम भारत की दिशा में एक प्रभावी आधार प्रदान करती है। अब हम सीधे अगले प्रश्नों पर चलेंगे। अगला प्रश्न है रक्षा क्षेत्र में पीपीपी मॉडल क्या है। हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वह व्यवस्था है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर रक्षा उत्पादन, अनुसंधान, अवसंरचना तथा तकनीकी विकास में साझेदारी करते हैं। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर, आधुनिक एवं प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग का निर्माण करना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं।
रक्षा क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के प्रमुख आयाम देखें। क्या क्या आयाम हैं? रक्षा उपकरणों एवं हथियारों का संयुक्त उत्पादन, रक्षा औद्योगिक गलियारों उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु का विकास, मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत के तहत निजी उद्योगों की भागीदारी, डीआरडीओ उद्योग सहयोग द्वारा अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा, रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से उन्नत रक्षा प्लेटफॉर्म का स्वदेशी निर्माण, एमएसएमईएस एवं स्टार्टअप को आईडेक्स जैसी पहल से प्रोत्साहन एवं सीधे लाभ पर चलते हैं। क्या क्या लाभ है? आयात निर्भरता में कमी लाना, रोजगार एवं निवेश में वृद्धि, आधुनिक तकनीकी का हस्तांतरण, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं निर्यात क्षमता में वृद्धि। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। रक्षा क्षेत्र में पीपीपी मॉडल आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। पारदर्शी नीतियों, तकनीकों, नवाचार तथा प्रभावी सार्वजनिक निजी सहयोग से भारत वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रमुख प्रावधानों का परीक्षण कीजिए, इसके क्रियान्वयन की परिस्थिति का उल्लेख करें। अब हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की स्थापना वर्ष 2013 में युवाओं को उद्योगोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा राज्य की मानव पूंजी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रमुख प्रावधान: 15 से 35 वर्ष विशेष वर्गों हेतु अधिक आय के युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण, एनएसक्यूएफ एवं सेक्टर स्किल काउंसिल के अनुरूप पाठ्यक्रम, उद्योगों की आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन, प्रमाणन एवं प्लेसमेंट सहायता, महिलाओं, दिव्यांगों तथा वंचित वर्गों को प्राथमिकता देना। अगला पॉइंट है डिजिटल पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण एवं निगरानी करना। अब हम क्रियान्वयन की परिस्थिति के बारे में देखेंगे। राज्य के सभी जिलों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, लाखों युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं प्रमाणन, निजी उद्योगों के साथ साझेदारी से रोजगार के अवसर बढ़े, किंतु प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्लेसमेंट की स्थिरता, ग्रामीण पहुंच तथा उद्योग प्रशिक्षण समन्वय जैसी चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कुशल युवा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उद्योगों के साथ बेहतर समन्वय, गुणवत्ता आधारित प्रशिक्षण और प्रभावी प्लेसमेंट व्यवस्था इसे राज्य की आर्थिक प्रगति एवं जनसांख्यिकीय लाभांश का सशक्त माध्यम बना सकती है। अब हम सीधे अगले प्रश्नों पर चलते हैं। आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण, शहरीकरण एवं ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता अनिवार्य है, परंतु इससे कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है। अतः आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करना सतत विकास की सबसे बड़ी चुनौती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। आर्थिक विकास के लिए उद्योग, परिवहन एवं अवसंरचना का विस्तार आवश्यक है, जो मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर आधारित होने से कार्बन उत्सर्जन बढ़ाता है। बढ़ता कार्बन उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, समुद्र स्तर वृद्धि तथा चरम मौसमी घटनाओं को
बढ़ावा देता है। विकासशील देशों के सामने गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास की आवश्यकता के साथ उत्सर्जन कम करने की चुनौती भी है। अगला पॉइंट है, विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन के कारण जलवायु न्याय एवं समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व सीबीडीआर का सिद्धांत महत्वपूर्ण बन जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, हरित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन तथा कार्बन सिंक बढ़ाने जैसे उपाय संतुलन स्थापित करने में सहायक हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत नेट जीरो 2070 नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार एवं हरित विकास रणनीति के माध्यम से आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। यही संतुलित दृष्टिकोण सतत एवं समावेशी विकास का आधार है। अब हम सीधे अगले प्रश्नों पर चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करें। खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु किन सुधारों की आवश्यकता है, समझाइए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे खाद्य सुरक्षा के बारे में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक विशेषकर गरीब एवं कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर पर्याप्त एवं पौष्टिक खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार प्रदान करना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधान लगभग 67% जनसंख्या को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न का अधिकार, पात्र व्यक्तियों को प्रति माह 5 किलोग्राम तथा अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना, चावल 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए एवं मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों हेतु पोषण सहायता तथा मातृत्व लाभ, मिड डे मील एवं आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषण सुनिश्चित करना, पारदर्शिता, शिकायत निवारण एवं सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान, खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक सुधार। देखिए क्या क्या सुधार है। लाभार्थियों की नियमित पहचान एवं डिजिटल सत्यापन, पीडीएस पीडीएस एवं एंड टू एंड डिजिटलीकरण एवं रिसाव रोकना। अगला पॉइंट है मोटे अनाज श्री अन्न एवं पोषक खाद्यान्न को बढ़ावा, भंडारण, कोल्ड चेन एवं परिवहन अवसंरचना का विस्तार, पोषण केंद्रित दृष्टिकोण तथा कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने खाद्य उपलब्धता को अधिकार आधारित बनाया है। प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी सुधार और पोषण केंद्रित नीति से सतत विकास लक्ष्य 2 भूख मुक्त भारत की प्राप्ति को गति मिलेगी। अब हम अगले प्रश्नों पर चलते हैं। सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उपक्रम भारत में आर्थिक समृद्धि तथा रोजगार संवर्धन के वाहक है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत परिभाषित यह क्षेत्र उत्पादन, निर्यात, नवाचार तथा रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए इन्हें आर्थिक विकास एवं समावेशी वृद्धि का प्रमुख वाहक माना जाता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। आर्थिक समृद्धि में योगदान, जीडीपी एवं विनिर्माण उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान,
कुल निर्यात का लगभग 45% योगदान, स्थानीय संस्थान संसाधनों एवं उद्यमिता का विकास, मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत को गति देना। अब हम रोजगार संवर्धन में योगदान देखेंगे, क्या क्या योगदान हो सकते हैं। कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता, कम पूंजी में अधिक रोजगार सृजन, ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, महिलाओं, युवाओं तथा कारीगरों को स्वरोजगार देना। अब हम चुनौतियां देखें, क्या क्या चुनौतियां हैं। वित्त एवं ऋण की सीमित उपलब्धता, तकनीकी पिछड़ापन और कम उत्पादकता, विपणन गुणवत्ता एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा की कठिनाइयां। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं, क्योंकि हमें 3 घंटे में 20 प्रश्न करने होते हैं। उचित ऋण, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास, नवाचार तथा बाजार तक पहुंच सुनिश्चित कर एमएसएमई क्षेत्र को और सशक्त बनाया जा सकता है। इससे भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तथा समावेशी एवं सतत विकास के लक्ष्य को गति मिलेगी। अब हम सीधे अगले प्रश्नों पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को स्पष्ट कीजिए तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधक कारकों का उल्लेख करें। अब हम सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास समान रूप से नहीं हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपेक्षाकृत अधिक विकसित है, जबकि बुंदेलखंड, विंध्य तथा पूर्वांचल के कई जिले विकास के विभिन्न मानकों पर पीछे है। यह अंतर क्षेत्रीय असमानता संतुलित विकास की चुनौती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। अंतर क्षेत्रीय असमानताएं देखें, क्या क्या असमानताएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई, उद्योग, कृषि उत्पादकता एवं प्रति व्यक्ति आय अधिक है। पूर्वांचल में जनसंख्या घनत्व अधिक, परंतु औद्योगिकरण एवं रोजगार के अवसर सीमित हैं। बुंदेलखंड जल संकट, सूखा तथा कृषि संकट से प्रभावित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क एवं निवेश में भी क्षेत्रीय विषमता विद्यमान है। अब हम अगले पॉइंट पर चलेंगे। पिछड़े क्षेत्रों में विकास में बाधक कारक देखें, क्या क्या कारक हैं। अपर्याप्त आधारभूत संरचना, सिंचाई एवं जल संसाधनों की कमी, निजी निवेश एवं औद्योगिक विकास का अभाव, निम्न कौशल शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्तर, प्रशासनिक अक्षमता तथा योजनाओं के कमजोर क्रियान्वयन, प्राकृतिक आपदाएं एवं जलवायु संबंधी चुनौतियां। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप क्षेत्र विशिष्ट नीतियां, बेहतर अवसंरचना, निवेश प्रोत्साहन, कौशल विकास तथा प्रभावी प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय असमानताओं को कम कर उत्तर प्रदेश के संतुलित एवं समावेशी आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद क्या है, इसका जनादेश बताइए। आईटी क्षेत्र में 2030 तक भारत में आने वाली प्रौद्योगिकियों को सूचीबद्ध करें। अब हम सबसे पहले प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत 1988 में स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। इसका उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का पूर्वानुमान, मूल्यांकन तथा राष्ट्रीय विकास हेतु प्रौद्योगिकी रोडमैप तैयार करना है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। TIFAC का जनादेश, उभरती प्रौद्योगिकियों का पूर्वानुमान एवं आकलन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विजन एवं रोडमैप तैयार करना, उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाना, नवाचार, स्टार्टअप एवं स्वदेशी तकनीकों को प्रोत्साहन देना, नीति निर्माण हेतु तकनीकी परामर्श एवं प्रौद्योगिकी मूल्यांकन करना। अब हम आईटी क्षेत्र में 2030 तक संभावित प्रमुख प्रौद्योगिकियां देखें, क्या क्या प्रौद्योगिकियां हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI एवं जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, 6G संचार तकनीक, क्लाउड एवं एज कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और वेब 3, साइबर सुरक्षा एवं जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर,
रोबोटिक्स एवं स्वायत्त प्रणालियां, डिजिटल ट्विन, AR, VR तथा विस्तारित वास्तविकता XR। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। TIFAC भारत को आत्मनिर्भर, नवाचार आधारित एवं प्रौद्योगिकी सक्षम अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2030 तक उभरती IT प्रौद्योगिकियों का प्रभावी उपयोग डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को गति प्रदान करेगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 के चिन्हित क्षेत्र, लक्ष्य एवं भारतीय नागरिकों को उपलब्ध विशेषाधिकारों का उल्लेख कीजिए। अब हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद TIFAC द्वारा तैयार टेक्नोलॉजी विजन 2035 का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत को समावेशी, आत्मनिर्भर और सतत विकास की दिशा में अग्रसर करना है। इसका मूल मंत्र है सभी भारतीयों के लिए सुरक्षा, समृद्धि और गुणवत्तापूर्ण जीवन। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। चिन्हित क्षेत्र क्या क्या क्षेत्र हैं? कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, ऊर्जा एवं जल सुरक्षा, पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण, उन्नत विनिर्माण एवं उद्योग, 4 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, AI, रोबोटिक्स, परिवहन अवसंरचना एवं राष्ट्रीय सुरक्षा। अब सीधे मुख्य लक्ष्य पर देखें क्या क्या मुख्य लक्ष्य हैं। तकनीकी आधारित समावेशी विकास, नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, सतत एवं हरित विकास सुनिश्चित करना। और भारतीय नागरिकों को उपलब्ध विशेषाधिकार क्या क्या विशेषाधिकार हैं? गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं शिक्षा, स्वच्छ जल, ऊर्जा एवं सुरक्षित पर्यावरण, डिजिटल सेवाओं और ई-गवर्नेंस तक आसान पहुंच, रोजगार, कौशल विकास एवं उद्यमिता के अवसर, सुरक्षित, स्मार्ट एवं सुविधाजनक जीवन। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। टेक्नोलॉजी विजन 2035 विकसित भारत की आधारशिला है, जो आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को वैज्ञानिक नवाचार और जन कल्याण के माध्यम से साकार करने की दिशा में मार्गदर्शक दस्तावेज सिद्ध होता है। अब हम अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। वैश्वीकरण ने देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी एवं सामाजिक संपर्क को अभूतपूर्व गति दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा पारंपरिक सैन्य सुरक्षा से आगे बढ़कर साइबर, आर्थिक, जैविक एवं ऊर्जा सुरक्षा तक विस्तृत हो गई है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियां, हम देखें क्या क्या चुनौतियां। पहला पॉइंट है साइबर हमले, महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना एवं डेटा पर खतरा, सीमा पार आतंकवाद, वित्त पोषण, कट्टरपंथ एवं हथियारों का वैश्विक नेटवर्क, आर्थिक सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता तथा व्यापारिक दबाव। हम अगला पॉइंट देखेंगे जैविक खतरे, महामारी एवं जैव आतंकवाद का बढ़ता जोखिम, दुष्प्रचार, सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक वैमनस्य एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रभाव, ऊर्जा एवं समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आयात, समुद्री मार्गों एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, संसाधनों पर संघर्ष तथा आंतरिक विस्थापन आदि। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु समग्र कंप्रहेंसिव सुरक्षा दृष्टिकोण, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, साइबर क्षमता, खुफिया समन्वय, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा तकनीकी नवाचार को सुदृढ़ करना आवश्यक है। यही भारत की संप्रभुता, स्थिरता एवं दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की प्रभावी रक्षा सुनिश्चित करेगा। अब हम सीधे अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र, राज्य तथा जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे आपदा प्रबंधन के बारे में। भारत भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा एवं भूस्खलन जैसी प्राकृतिक तथा
मानव जनित आपदाओं से प्रभावित देश है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केंद्र, राज्य एवं जनपद स्तर पर संस्थागत व्यवस्था विकसित की गई है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पहले हम देखेंगे केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए नीतियां एवं दिशा निर्देश बनाता है। गृह मंत्रालय एमएचए समन्वय करता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ खोज, बचाव एवं राहत कार्य करता है। एनआईडीएम प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण सुनिश्चित करता है। अब हम राज्य स्तर पर देखेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए राज्य नीति एवं योजना बनाता है। राज्य कार्यकारी समिति एसईसी योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। एसडीआरएफ राहत एवं पुनर्वास कार्यों में सहयोग देता है। अब हम जनपद स्तर पर देखेंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए की अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं। जिला आपदा प्रबंधन योजना त्वरित चेतावनी, राहत शिविर, बचाव, पुनर्वास तथा ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जाता है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। आपदा प्रबंधन की सफलता केंद्र, राज्य, जनपद के प्रभावी समन्वय, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक सहभागिता तथा पूर्व चेतावनी प्रणाली पर निर्भर करती है। आपदा से राहत के स्थान पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण डीआरआर आधारित दृष्टिकोण अपनाकर ही एक आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण संभव है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के लिए चुनौतियों तथा उनके समाधान पर टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। कानून एवं व्यवस्था किसी भी राज्य में सुशासन, निवेश, सामाजिक सौहार्द तथा नागरिकों की सुरक्षा का आधार है। उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में कानून व्यवस्था में सुधार किए हैं, फिर भी नई चुनौतियां निरंतर सामने आ रही हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। कानून एवं व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां, संगठित अपराध एवं माफिया गतिविधियां, साइबर अपराध एवं डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध, सांप्रदायिक तनाव एवं सोशल मीडिया पर अफवाहें। नशीले पदार्थों की तस्करी तथा सीमा पार अपराध, लंबित मुकदमे एवं पुलिस बल पर कार्यभार। अब समाधान, क्या क्या समाधान के उपाय हैं? पुलिस आधुनिकीकरण, एआई, सीसीटीएनएस एवं सेल्फ सिटी परियोजनाओं का विस्तार, साइबर पुलिस स्टेशनों एवं डिजिटल फॉरेंसिक क्षमता को सुदृढ़ करना, सामुदायिक पुलिसिंग एवं जन जागरूकता बढ़ाना, त्वरित न्याय हेतु फास्ट ट्रैक न्यायालयों का विस्तार, पुलिस भर्ती प्रशिक्षण एवं जवाबदेही में सुधार, अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर प्रभावी कार्रवाई तथा अंतर विभागीय समन्वय। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सख्त प्रवर्तन, तकनीकी नवाचार, त्वरित न्याय तथा जन सहभागिता का संतुलित समन्वय आवश्यक है। यही सुशासन, निवेश और समावेशी विकास की आधारशिला बनेगा। धन्यवाद। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आगामी यूपीपीसीएस मेंस लिखने में आपको कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी, ये मेरा दावा है। आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल करके आएंगे। धन्यवाद।